जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम के लिए हम पूरे मॉडल पेपर को देखेंगे। जैसा मॉडल पेपर साथियों आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि जैसे सवाल आपकी परीक्षा में छपेंगे वैसे ही साथियों आज की इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले साथियों जीके जीएस के मैं आपको पूरे 25 सवाल करवाने वाला हूं जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, और उसके बाद 25 सवाल साथियों हम लोग करेंगे इंग्लिश के, और उसके बाद रीजनिंग के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, और मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार साथियों जिनका भी पेपर एमटीएस का है, अगर वो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए साथियों बहुत खास है। मैं कहूंगा मैंने इस वीडियो में साथियों इतनी जान लगाई है, इतनी मेहनत की है साथियों इस वीडियो को तैयार करने में, कि अगर वाकई में अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से आपने इन सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लिया तो यह पेपर आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो अगर आपका जवाब साथियों सत्यमेव जयते हैं तो मैं आपको कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है। सिंह, घोड़ा, बाघ, हाथी। अगर आपका जवाब साथियों हाथी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बनारस शहर जो है ना ये किस नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी। तो आपका जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, यानी कि बनारस शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट साथियों किस देश में स्थित है। क्या ये भारत में है, नेपाल में है साथियों, चीन में है। अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर है, नेपाल में है, और इसको नेपाल में माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता, इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। पहला सवाल यह बनता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मार्च को मनाया जाता है। किसके शहीद होने की याद में, मैं कहूंगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के शहीद होने की याद में साथियों एक तरीके से शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। उसके बाद देखिए कह के मुद्रा राक्षस की अगर बात करें ना तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है आपको याद रखना है। विशाख दत्त जो है ना साथियों ये मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के साथियों लेखक हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये क्या है। आपने इसका नाम सुना होगा, आज आपको बताना है कि ये मस्जिद है या मंदिर है या संत की झोपड़ी है। तो मैं कहूंगा ये एक मस्जिद है, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। कह रहे कि कृष्णदेव राय के शासन काल में जो अष्ट दिग्गज है ना ये किसे कहा जाता था। तो क्या 8 मंत्रियों वाली परिषद को कहते थे, विजयनगर साम्राज्य के 8 वीरों को कहते थे, या तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वानों कवियों को कहा जाता था। मैं कहूंगा बिल्कुल सातों कवियों को कहा जाता था, तेलुगु भाषा के 8 कवियों को कहा जाता था अष्टदिग्गज। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रही रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहां और मद्रास में शुरू किया गया। तो मैं कह सकता हूं साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई में और मद्रास में शुरू किया गया था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह के काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो मैं कह सकता हूं साथियों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को, वी सावरकर वासुदेव को नहीं साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को ही काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में क्रांतिकारी थे, इनको फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था। तो कौन कौन संबंधित है ये आपको मालूम होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे काकोरी षड्यंत्र केस से, राजेंद्र लाहिड़ी भी संबंधित थे, अशफाक उल्लाह खान भी संबंधित थे, लेकिन सूर से संबंधित नहीं थे। तो यही आपका जवाब है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी से मिलती है, फटाफट मुझे बताइए। तो साथियों अलकनंदा से मिलती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, यानी कि ये सारी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं, आपको याद रखना है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं सौर मंडल का पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो एक बार कमेंट में मुझे बताइए। दूसरा सबसे बड़े ग्रह की अगर बात करते हैं तो साथियों शनि ग्रह आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों देखिए आपकी परीक्षा में अब समय कम बचा है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके परीक्षा में साथियों क्वेश्चंस ही आएंगे। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कर लीजिएगा। और एमटीएस में जीके के पूरे 25 सवाल आएंगे, तो ये समझ लीजिए ये वही 25 सवाल है। मानकर चलिए कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको
रियल के साथ रियल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। तो मैं कह सकता हूं शुक्र की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं यूरोप वासी। उसके बाद देखिए जो पेम्बा द्वीप है ना, ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पेम्बा द्वीप साथियों ये लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इस बार एमटीएस का एग्जाम आपका क्रैक हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है साथियों? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग इनका नाम है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक इनको ही कहा जाता है। कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 470 के ऊपर साथियों अनुच्छेद हो चुके हैं। अगला सवाल देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो नवीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और यह 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। के भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर जो लगाया गया है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत लगाया गया है? साथियों 101 में संविधान संशोधन के तहत ही अंतर्गत ही वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र साथियों क्या है? तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। अगर जवाब ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें आप कैसे अलग करेंगे? क्या बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर अलग करेंगे, या जोरों से पीट पीट कर अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालेंगे, आप गिलासों को शीतल जल में डालेंगे? मैं कहूंगा जो बाहरी गिलास है ना इसको गर्म पानी में डालेंगे तो वो दोनों गिलास एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इनमें से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए सोडियम को रखा जाता है। सोडियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि निम्न धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो मैं कहूंगा सोना जो धातु है साथियों ये एक तरीके से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इसलिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये आपके जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग देखेंगे साथियों इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, और इंग्लिश के वैसे ही क्वेश्चन साथियों आपको करवाने वाला हूं जैसे आप अपने एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल इंग्लिश का है, और इंग्लिश के भी पूरे 25 सवाल आएंगे। 25 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, रियल वाले एग्जाम में 25 सवाल जीके के, 25 सवाल इंग्लिश के, और इन्हीं पर आपके पूरे सिलेक्शन का दारोमदार साथियों टिका हुआ है। तो इंग्लिश को अपना मजबूत साथियों करिए। कह रहे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है साथियों? विलोम, यानी कि उल्टा मीनिंग उसका। तो एक वर्ड आपको दे रखा है एराउज, आपको यहां पर बताने कि एराउज का उल्टा मीनिंग क्या होगा। एराउज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं साथियों। एराउज का मतलब होता है किसी को उकसाना, है ना, किसी को उकसाना। अच्छा इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को उकसाना नहीं बल्कि किसी को रोकना। क्या करना? किसी को उकसाना नहीं बल्कि किसी को रोकना, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। तो अब रोकने की इंग्लिश आपको पता करनी। अलर्ट मतलब क्या रोकना होता है? नहीं साथियों, अलर्ट मतलब तो चेतावनी देना होता है ना, चेतावनी देना होता है। थ्रिल की अगर बात करें, थ्रिल का मतलब होता है ना रोमांचकारी, कोई चीज बहुत अच्छी है ऐसे करके, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। प्रोवोक की अगर बात करते, प्रोवोक का मतलब वही होता है भड़काना या उकसाना, है ना। तो ये तो तीन नहीं हो सकते। सीज का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि किसी चीज को सीज कर देना, यानी कि किसी चीज को रोक देना। तो मैं कह सकता हूं कि एराउज का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो साथों सीज हो जाएगा, और सीज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से आपको बताने के कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको सही नहीं लग रही है। देखिए स्पेशलिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है, और स्पेशलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? विशेषज्ञ कहा जाता है। क्या? विशेषज्ञ कहा जाता है साथियों। इंक्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं, कहते नहीं भाई मेरा इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि कुछ मेरा बढ़ गई है, सैलरी बढ़ा दी गई है ना। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लोरेशन लिखा हुआ है। एक्सप्लोरेशन नहीं होना चाहिए साथियों, एक्सप्लोरेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं सही लिख के बता देता हूँ। EXPLORATION ये होता है साथियों एक्सप्लोरेशन, है ना। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है साथियों कोई खोज करना, कोई अन्वेषण करना, है ना। तो कुल मिला के कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाले की गलत है। गलत है तो यही आपका साथियों आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
साथियों अगर आप देखिए एमटीएस के एग्जाम को पास करना चाहते हैं और आप इंग्लिश के सेक्शन में साथियों 25/25 का स्कोर करना चाहते हैं, ये 75 नंबर के साथियों होगी इंग्लिश, 75 शायद 75 नंबर की आएगा ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। खैर 25 क्वेश्चन में से साथियों 25 क्वेश्चन अगर आप सही करना चाहते हैं तो टारगेट सिलेक्शन इस चैनल को आप लोग साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिया और मैंने आपको जो पढ़ा दिया वो आपने पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए साथियों तांडव दिखा दोगे आप अपनी परीक्षा में, रियल परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल देखिए, कह रहे ये एक साथियों क्या है, ईडियम है मार्कअप। मार्कअप का मतलब साथियों क्या होता है ये सबसे पहले आपको यहां पर बताना है। मार्कअप का मतलब होता है किसी चीज की कीमत बढ़ाना। क्या? किसी चीज की कीमत बढ़ने को कहते हैं साथियों मार्कअप करना। अब बताइए साथियों, पुट ए क्लियर लेबल नहीं, एक्सीडेंटली स्टेन नहीं, डेलिबरेटली स्मीयर नहीं साथियों, इंक्रीज द प्राइस, बिल्कुल इंक्रीज द प्राइस, यही तो मैंने आपको बताया कीमत बढ़ाना। तो मार्कअप का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, इंक्रीज द प्राइस होता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको साथियों इस वर्ड का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मतलब होता है साथियों सेम मीनिंग, है ना, सेम मीनिंग इसका मतलब होता है, यानी कि सेम मीनिंग ही आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहली बात करते हैं कि स्काउर का मतलब क्या होता है। स्काउर का मतलब होता है साथियों किसी को मांझना, यानी कि किसी की चीज को साफ करना। तो इसका सिनोनिम क्या मार्क का होगा। मार्क का मतलब क्या होता है साथियों, मार्क का मतलब होता है निशान, निशान लगाना। स्क्रब की अगर बात करें, स्क्रब का मतलब क्या होता है, साफ करना, ठीक है, साफ करना हो गया, है ना। डेटी मतलब क्या होता है साथियों, डेटी मतलब होता है गंदा, और स्पॉट मतलब क्या होता है, स्पॉट मतलब होता है साथियों धब्बा। तो मैं कह सकता हूं कि मांझना कह लो या स्क्रब करना कह लो, साफ करना कह लो, एक ही चीज है। तो कुल मिला के साथ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले नंबर का सवाल देखिए, कहने के सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको साथियों गलत लग रही है मुझे बताइए। देखिए इंसिडेंटली की अगर बात करें, इंसिडेंटली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्यूरिफाई की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कॉमर्शियल की अगर बात करते हैं ना साथियों, तो कॉमर्शियल में 2 बार CRR आया है, यहाँ पर साथियों 1 बार आर आना चाहिए, यानी कि COMMER CIALLI आना चाहिए। तो कुल मिला के इस वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, पॉसिबिलिटी की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है साथियों डेंस, और पूछा जा रहा है कि डेंस का आपका सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा। डेंस की अगर हम बात करें ना साथियों, तो कोई चीज बहुत डेंसिटी में ज्यादा है, यानी कि कोई चीज साथियों बहुत ज्यादा घनी है, तो उसको कहते हैं डेंस, घना। कहीं ना कहीं घना शब्द इस्तेमाल हो सकता है। अब थिक मतलब क्या, घना होता है। सॉफ्ट मतलब तो मुलायम होता है। फास्ट मतलब तेज होता है। लो मतलब साथियों धीमा होता है। मैं कहूंगा साथियों थिक मतलब भी घना होता है और डेंस मतलब भी घना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कैन के सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक लाइन आपको दी गई है, इस लाइन को पढ़कर आपको एक वर्ड में आंसर देना है। ए काइंड ऑफ डिसीजन ऑन विच कैन नॉट गो बैक, है ना। चलिए मतलब एक डिसीजन, एक फैसला जो कैन नॉट गो बैक, जो बदला नहीं जा सकता, उसको क्या कहा जाएगा। जो फैसला जो जिसको बदला नहीं जा सकता उसको साथियों क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं इर्रेवोकेबल उसको कहा जाएगा। इर्रेवोकेबल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर आपको बताना है क्या। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कहां पर है साथियों। माइट बी के आगे है खाली जगह, यानी कि यहां पर साथियों जो है ना वो एक खाली जगह है, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी सेंटेंस टू स्टे अप लेट, यानी कि कौन सा वर्ड साथियों यहां पर आएगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी, है ना। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, द चिल्ड्रन रिक्वेस्ट, यानी कि चिल्ड्रन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दे माइट बी सेंटेंस्ड, मतलब देर तक जागने के लिए उनको आज्ञा दी जानी चाहिए। तो कुल मिला के आज्ञा को हम लोग परमिटेड कह सकते हैं, देर तक जागने की उनको साथियों आज्ञा दी जानी चाहिए, ऐसी चिल्ड्रन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर परमिटेड वर्ड ही आएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको बताने क्लमसी का क्या साथियों,
क्लमसी का एंटोनिम्स आपको बताने। क्लमसी का मतलब क्या होता है? क्लमसी का मतलब होता है साथियों गंदा। क्या इसका मतलब होता है? गंदा इसका मतलब होता है। तो ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल का मतलब तो साथियों सुंदर होता है। विलफुल की अगर बात करें साथियों, विलफुल का मतलब क्या होता है? जानबूझकर होता है। तो ये तो इसका सिनोनिम एंटोनिम हो नहीं सकता, है ना। स्टबर्न की अगर बात करें, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। तो जिद्दी भी साथियों इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। एक वर्ड कहते नहीं साथियों, बड़ा बेढंगा टाइप का लग रहा है, क्या? बेढंगा। तो ये भी नहीं हो सकता। मैं कहूंगा गंदे का कहीं ना कहीं एंटोनिम ग्रेसफुल बनेगा, सुंदर बनेगा। तो क्लमसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों? ग्रेसफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि बेटरमेंट का आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बेटरमेंट का एंटोनिम आपको बताना है। बेटरमेंट का मतलब क्या होता है साथियों, बताइए। बेटरमेंट कह सकते हैं साथियों सुधार करना। क्या? सुधार करना। प्रॉस्पेरिटी की अगर हम लोग बात करें साथियों, प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें, है ना, या डेटेरियोरेशन की बात करें, डेटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है साथियों? मैं कह सकता हूं खराबी होता है। क्या होता है साथियों? खराबी होता है। तो कहीं ना कहीं साथियों मुझे लग रहा है कि सुधार का एंटोनिम साथियों खराबी हो जाएगा। तो बेटरमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेटेरियोरेशन हो जाएगा। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। साथियों आपको पता है कि इंग्लिश के आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप 25 में से 25 का स्कोर करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिएगा, जितनी मैं आपको क्लासेस दूं एसएससी एमटीएस के लिए, इन सारी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से आपको साथियों देखना है और अपने इस एग्जाम को क्रैक कर डालना है साथियों। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो पीवाईक्यू है, यानी कि जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं और जो आने वाले आपके इस बार आने की साथियों संभावना है। तो इस बार आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस आप टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मेरा मानना है कि एक बार में आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा, इतना पढ़ा दिया जाएगा कि सिलेक्शन आपका साथियों बहुत आराम से हो जाएगा। और आज की ये वीडियो साथियों आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि अभी तो आपकी इंग्लिश चल रही है, जीके हो चुकी है, उसके बाद आपकी रीजनिंग चलेगी और फिर साथियों मैथ चलेगी। यानी कि पूरी मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए खास है, इसको ऐसे छोड़कर मत जाइएगा। क्योंकि जब कोई चीज मेहनत से बनाई जाती है आप लोग के लिए, तो उसको आप लोग देखा करिए, वो आपके कामयाबी में साथियों आपकी मदद करेगी। तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का कमेंट भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं इस सवाल की, करके सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि ए टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, यानी कि एक कोई ऐसा मटेरियल है जो बर्न्स मतलब जल्दी जलता है, बर मतलब जलता है, वेरी क्विकली बहुत तेजी के साथ जलता है, उसको साथियों क्या कहा जाता है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे साथियों? ज्वलनशील कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? उसको ज्वलन, उसको शील कहा जाएगा, ज्वलनशील कहा जाएगा। तो ज्वलनशील की इंग्लिश आपको साथियों बताना है। इनडेलिबल होते, इनडेलिबल का मतलब होता है जो मिट ना सके, ठीक है। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय साथियों होता है, और इनविजिबल अदृश्य होता है। मैं कह सकता हूं ज्वलनशील का मतलब जो होता है वो इनफ्लेमेबल होता है, और इनफ्लेमेबल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ए प्लान और रूट टू बी फॉलो ऑन जर्नी, यानी कि जर्नी में एक प्लान को फॉलो किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों? यानी कि आप अपनी जो यात्रा कर रहे हैं, आपने जो चीज प्लान की थी आप उसको कर रहे हैं। कि जैसे कि मान लीजिए अंताक्षरी खेलना है, आप अपनी जर्नी में ये सारे काम कर रहे हैं। आपको कुछ खाना पीना है, तो जैसे आपने सोचा था वो हो रहा है। तो यात्रा कार्यक्रम इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? इसको हम लोग यात्रा कार्यक्रम कह सकते हैं। अब यात्रा कार्यक्रम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये आपसे साथियों कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आइटिनरी कहा जाता है। आइटिनरी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, सॉरी ए में लिखा है तो ए जाएगा, बी क्यों जाएगा भाई? यानी कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी कि एक सेंटेंस नीचे है वो 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। आइडेंटिफाई, पहचानिए उस सेगमेंट को, दैट कंटेंस, जो जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। एक पार्ट ये है इफ आई विल मीट, दूसरा पार्ट माई फ्रेंड टुडे, है ना, माई फ्रेंड टुडे ये अलग पार्ट हो गया। आई शैल गिव, आई शैल गिव एक अलग पार्ट हो गया, और हिम दिस बुक्स। इसमें से आपको बताना है दिक्कत कहां पर है। देखिए
इफ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे आई शैल गिव हिम दिस बुक्स, यानी कि अगर मैं अपने दोस्त से मिलूंगा आज तो मैं उसको ये किताब दे दूंगा, है ना। तो इसमें दिक्कत पता कहां पर है, देखिए इफ आई विल मीट जो लिखा हुआ है, इफ आई विल मीट जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर इफ आई मीट्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इफ आई, है ना, इफ आई मीट्स यहां पर सातु आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है, यहां पर है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वॉलेटाइल का एंटोनिम आपको सातु यहां पर बताना है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है सातु परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर कोई चीज परिवर्तनशील नहीं है तो उसको सर्टेन कहा जाता है, तो सर्टेन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। अब आपको बताना है कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हो, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए अगर ओकेजन की बात करते हैं, ओकेजन का मतलब क्या होता है? तो अवसर होता है, इसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों ऑक्यूरेंस, है ना, ऑक्यूरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑक्यूरेंस में सिंगल आर लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल आर आना है ना। ऑक्यूरेंस ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई होना चाहिए साथियों। तो कुल मिला के ये इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑक्यूरेंस का मतलब क्या होता है? घटना, कोई भी घटना है तो उसको कहा जाएगा साथियों। चलिए ऑक्शन की अगर बात करते हैं साथियों, नीलाम करना, है ना, किसी भी चीज को नीलाम करना, इसको हम लोग कह सकते हैं। और ऑफरिंग आपको पता है साथियों कि भाई ऑफर देना, है ना, कोई चीज देना, ऑफर देना, उसको ऑफरिंग कहते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर भी वही चीज है साथियों, है ना। 4 सेगमेंट में आपका ये बटा हुआ है। द नेचर चैनल, है ना, ये एक अलग हो गया। गिव्स ए लॉट ऑफ ये अलग हो गया। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये अलग हो गया, है ना। और ये ऑन वाइल्ड लाइफ आपका ये अलग हो। दिक्कत कहाँ पर है आपको ये बताना है। मैं कह सकता हूँ साथियों यहाँ पर जो द नेचर चैनल गिव्स ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पर साथियों गिव्स ए लॉट्स ऑफ जो लिखा हुआ है, गिव्स ए लॉट्स ऑफ साथियों लिखा हुआ है, यहाँ पर गिव्स लॉट्स ऑफ आएगा। क्या आएगा साथियों? ए नहीं आएगा, गिव्स लॉट्स ऑफ आएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कहने के द गेस्ट वर अमेज्ड एट द लोनली। अब यहां पर अगर बात करें खाली जगह है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खाली जगह कहां पर है। यहां पर खाली जगह है ना, ये चीज यहां पर खाली जगह आपको साथियों भरना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर बताने कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। द गेस्ट, मेहमान लोग अमेज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, एट द लोनली स्प्रेड ऑफ फूड, है ना, लाइट, लकी या लेविश। तो मैं कह सकता हूँ साथियों जैसे कि खाना पीना, फूड की बात है, फूड खाना पीना देखकर गेस्ट लोग जो है ना वो आश्चर्यचकित हो गए साथियों। तो यहाँ पर एक तरीके से साथियों जो उसने बहुत अच्छे तरीके से सजाया था खाने को, है ना, पैसा अपना खर्च किया था, उसको देखकर जो है वो गेस्ट लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो लेविश यहाँ पर साथियों आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन टुनाइट एज द स्काई इज, यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि आज रात बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि आसमान बादलों से घिरा हुआ, ये होना चाहिए। तो यहां पर आएगा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। तो आसमान बादलों से घिरा हुआ है की इंग्लिश क्या होती है? ओवरजॉयड होती नहीं, ओवरड्यू होती नहीं, ओवरसीज्ड होती नहीं साथियों, ओवरकास्ट होती है। तो कुल मिला के पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन टुनाइट एज द स्काई इज ओवरकास्ट। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए करके स्टीडी एक वर्ड यहाँ पर दे रखा है, इसका आपको सातों सिनोनिम बताना है कि इसका सिनोनिम सातों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए स्टेडी का मतलब होता है साथियों कोई चीज अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको कहा जाता है साथियों ये तो स्टेडी है, स्थिर हो जाएगा। इसका आपको सिनोनिम बताना है तो मैं कह सकता हूँ स्टेबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, सॉफ्ट होगा, शेकी होगा। स्टेबल का मतलब भी कहीं ना कहीं वो स्थिर और स्थायी होता है, और स्टेडी का मतलब भी, तो स्टेडी का सिनोनिम हो जाएगा साथियों स्टेबल। अगला देखिए करके सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बीट द क्लॉक। टू बीट द क्लॉक की अगर बात करें साथियों इसका मतलब क्या होता है? समय सीमा के अंदर काम को पूरा करना। जितना समय आपको दिया जाए उतने में आप अपना काम पूरा कर लें। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू ब्रैग अबाउट वन सेल्फ, ये कहेंगे
टू परफॉर्म ए टास्क विद इन द टाइम, बिल्कुल साथियों ये कहेंगे टू परफॉर्म ए टास्क विद इन द टाइम लिमिट, यानी कि टू बीट द क्लॉक टाइम, टू बीट द क्लॉक। उसके बाद देखिए कहने के स्टडी, यहां पर एक वर्ड दे रखा है स्टडी और इसका आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। स्टडी का मतलब क्या होता है साथियों, मुझे बताइए। स्टडी का मतलब होता है साथियों कहीं ना कहीं एक तरीके से सख्त कह लो, मजबूत कह लो, कठोर कह लो। अब अनहेल्दी तो नहीं कह सकते, इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। डेलिकेट की बात करें, डेलिकेट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डेलिकेट का मतलब क्या होता है साथियों कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा सा विषम टाइप कह सकते हैं। टफ की अगर बात करें, टफ का मतलब क्या होता है, देखिए टफ का मतलब भी तो वही कठोर होता है, सख्त होता है। तो स्टडी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। करेंगे एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, तो इसका मतलब साथियों आपको बताना क्या हो सकता है। देखिए इसको हम लोग अगर वन वर्ड में बात करें ना तो इसको हम लोग कह सकते हैं मूर्ख। क्या कह सकते हैं, मूर्ख। एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स यानी कि मूर्ख। अब मूर्ख की इंग्लिश क्या है, एक्सट्रीमली स्टूपिड, एक्सट्रीमली अगली, एंग्री, इंटेलिजेंट, स्टूपिड हो जाएगा साथियों। आंसर आपका ए होगा। कह रहे के तुकाराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज इट्स ऑन, है ना। तो यहां पर एक खाली जगह है, वो उसमें आपको बताना है साथियों कि कौन सा वर्ड आएगा। फटाफट साथियों बताइए। चलिए, तुकाराम सेड दैट यानी कि तुकाराम ने कहा है कि स्केलिंग एवरी माउंटेन यानी कि पर्वत पर, हर पर्वत पर साथियों चढ़ना, हर पर्वत पर चढ़ने की अपनी एक अलग चेक्स हैं, बर्डन्स हैं, माउंटेन्स से चुनौतियां साथियों आ जाएगा। यानी कि तुकाराम का कहना है कि हर पर्वत शिखर पर चढ़ने की अपनी चुनौतियां होती हैं, तो चुनौतियां आएगा यहाँ पर, यानी कि चैलेंजेस यहाँ पर आएगा, इसलिए आंसर आपका डी होगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है कि इनकरेक्टली वर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है। तो अगर बात करते हैं साथियों सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत आपको दिख रही है। यहाँ पर एक वर्ड है ऑप्शन नंबर में होटल लिखा हुआ है साथियों, है ना, होटल, जबकि होटल नहीं होता है साथियों, क्या होता है HOTEL, होटल होता है। स्ट्रेंथ सही है, म्यूटर सेम सही है ना, और गार्ड सही है। तो मैं कहूंगा कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत हो, ऑप्शन नंबर ए वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है और यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, यानी कि एक ऐसा बंदा जो अल्कोहल नहीं ड्रिंक्स करता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। टीटू टेलर उसको कहा जाता है। टीटू टेलर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों आपके लिए। तो आपने अभी तक साथियों देखे जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चंस तक का सफर हम लोगों ने तय कर लिया है। और अब आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं साथियों रीजनिंग के वो सवाल जो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन सारे सवालों को साथियों देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को इतना मजबूत करिएगा कि इस एसएससी एमटीएस के पेपर को एक बार में साथियों आप लोग पास कर ले, ठीक है ना। चलिए तो पहला सवाल रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। आपको बताना, देखिए मक्का चावल भोजन का आरेख ये बनेगा, चमेली फूल अंडे का ये आरेख बनेगा, या पानी द्रव रस का बनेगा, या गुलाब कुमुदनी या फूल का बनेगा। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फूल की, तो मान लीजिए फूल ये हो गया, और चमेली का, चमेली का एक फूल ही तो होता है, तो ये आ जाएगा, और अंडा ये अलग हो जाएगा। तो ऐसा ही तो आरेख बना है ये, तो ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर बी का बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने के साथियों कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का किस्सा, भाई छलनी छानती है, छानती है यानी कि छानने का काम होता है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल एक नंबर सीरीज का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले 27 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 57 है और फिर 77 है, और फिर अगला नंबर आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइएगा। चलिए देखिए सबसे पहले 27 में 5 बढ़ा है तो 32 हो गया, इसमें साथियों 10 बढ़ाया तो 42 हो गया, 42 से 57 जाने के लिए 15 बढ़ाना पड़ेगा, 57 से 77 जाने पर साथियों हमें 20 बढ़ाना पड़ेगा, और 77 से कितना बढ़ाए, मैं कहूंगा 5 10 15 20 25 25 बढ़ा दें, तो 77 में 25 बढ़ाओगे साथियों 102 आ जाएगा। 102 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, यही तो आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए साथियों, आपके सामने साथियों कथन है और आपके सामने यहाँ पर निष्कर्ष है। कथन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा निष्कर्ष साथियों सही है, कौन सा गलत है। चलिए तो कहने कि कुछ ट्रॉली बैग बैकपैक हैं। चलिए
कोई दिक्कत नहीं। कुछ ट्रॉली बैग, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये ट्रॉली बैग हो गए, है ना, मान लीजिए क्या हो गए, ये ट्रॉली बैग हो गए, और कुछ ट्रॉली बैग यानी कि इतने ट्रॉली बैग क्या हो गए, बैग पैक हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ बैग पैक, यानी कि ये कुछ बैग पैक जो है ना, ये क्या हो गए, ये सूटकेस हो गए। तो ये साथियों सूटकेस हो गए। कह रहे कि सभी सूटकेस बैग हैं, तो ये सभी सूटकेस क्या हो गए, ये सभी सूटकेस साथियों बैग हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहे कि कम से कम कुछ बैग पैक बैग हैं, कुछ बैग पैक बैग हैं, बिल्कुल इतने बैग पैक क्या हो जाएंगे, बैग हो जाएंगे। तो ये तो सही हो जाएगा आपका। कुछ बैग सूटकेस हैं, कुछ बैग सूटकेस हैं, बिल्कुल इतने बैग सूटकेस हो जाएंगे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि एक और दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। सातों नंबर सीरीज का सवाल देखिए। 17 है, उसके बाद 18 है, फिर 14 हो गया है ना, 17 18 14, उसके बाद 23 हो गया है, फिर 7 आ गया है, और फिर 32 आ गया, और फिर माइनस का 4 आ गया है, और अगला नंबर आपको बताना है साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश साथियों हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए जैसे कि ये 17 है, तो 17 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 18 है, 18 से 14 हुआ, यानी कि 4 यहाँ पर साथियों माइनस किया गया। कितना, 4 माइनस किया गया। अच्छा 14 से 23 हुआ है, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, है ना, 9 बढ़ाया गया है। तो 1 जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है, तो अब घटाया जाएगा। 23 में कितना घटाएं, मैं कहूंगा साथियों 16 घटा दो तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है साथियों, आपको फिर से यहाँ पर बढ़ाना है। 7 से 32 जो हुआ है, यानी कि 25 यहाँ पर बढ़ाया गया। अच्छा एक चीज आपको समझ में यहाँ पर आ रही है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं। देखिए जैसे कि 1 4 9 16 25, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा। यानी कि अगर आप 32 में से 36 घटाओगे तब आएगा साथियों, ये क्या, तब आएगा माइनस का 4। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 49 आ जाएगा। लेकिन अभी माइनस किया है तो अब आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस के 4 में आपको 49 जोड़ना पड़ेगा। तो जब माइनस के 4 में आप 49 जोड़ोगे तो 53 नहीं होगा, 45 होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 45 आएगा। और 45 कौन से ऑप्शन में है, 45 की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों, और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक दूसरे वृत्ताकार मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब इसी क्रम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बैठा देते। मान लीजिए ये बना दिया 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया साथियों 8। अब यहाँ पर लोग हम बैठा लेते हैं। सभी का मुंह मेज की ओर है। ई, यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है, मतलब ई की अगर उत्तर पश्चिम दिशा किधर होगी, उत्तर आपका ये होगा, पश्चिम आपका ये होगा, यानी कि उत्तर पश्चिम बोले तो ये यहाँ पर साथ ई बैठेगा, है ना। तो जी का मुंह क्या होगा ये आपसे पूछा जाए। अच्छा सभी का मुंह कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बात कही गई थी कि इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। जैसे कि अगर ई यहाँ पर है ना, तो ई के आगे क्या आता है, एफ आता है, एफ यहाँ पर होगा, जी यहाँ पर होगा, और एच साथियों यहाँ पर हो जाएगा। एच तक ही तो है। अब ई से पहले क्या आता है, डी आता है, डी आता है ना, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, है ना, सी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आएगा। 8 लोग थे, 8 हो गए, 8 बैठा दिए। तो सवाल पूछा जा रहा था कि जी का मुंह किस दिशा में है। जी का मुंह भैया इस दिशा में। ये दिशा क्या कहलाई जाती है, ये दिशा पता करने के लिए साथियों आपको ये दिशा पता करना है और ये दिशा पता करना है। ये होती है दक्षिण और ये होती है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल बहुत शानदार है, अच्छे लेवल का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुमेर भाई हैं। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, सुमेर सोनू का ससुर है।
पूजा का सोनू से क्या संबंध होगा, यानी कि सोनू क्या कहेगा पूजा को। तो ये सवाल साधु मैंने आपके सामने पढ़ दिया। अब इस सवाल की बात करते हैं। तो कह रहे कि पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इसको। कह रहे कि केशव और सुमेर भाई हैं, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा। देखिए अगर हम साथियों यहाँ पर अगर बात करें ना, अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे पूजा गुलाब, तो क्या पूजा गुलाब हमें कहीं मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है साथियों, ठीक है। अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे तो इसमें केशव और सुमेर हैं, हमें इसमें केशव मिल रहा है ना, और सुमेर मिल रहा है। तो ये ज्यादा आसानी होगी इस लाइन को सॉल्व करना यहाँ से। तो केशव और सुमेर भाई भाई हैं, तो सबसे पहले यही साथियों बना लीजिए कि केशव जो है ना, केशव और सुमेर, केशव और सुमेर कौन है साथियों, ये आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। यानी कि केशव का इकलौता भतीजा है गुलाब, केशव का इकलौता भतीजा। देखिए ये दोनों भाई भाई हैं, केशव का जो भतीजा होगा वो सुमेर का बेटा होगा, है ना, और वो कौन है साथियों, गुलाब है। यानी कि गुलाब जो है ना ये बेटा है सुमेर का, और भतीजा किसका, केशव का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो लिखा है, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। कह रहे हैं सुमेर और सोनू, सुमेर जो है ना ये सोनू का ससुर है, यानी कि सुमेर जो है ना सोनू का ससुर है। यानी कि अगर हम बात करें तो सोनू की कोई बेटी होगी, है ना, कोई बेटी होगी, उस बेटी का जो पति होगा वो कौन होगा, वो होगा साथियों सोनू, है ना, वो होगा साथियों सोनू। तभी तो कह रहे हैं कि सुमेर जो है ना ये सोनू का ससुर है, ये पत्नी हो गई, और जो पत्नी है वो सुमेर की बेटी है, यानी कि गुलाब की बहन है। चलिए अब इसको देख लीजिए, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। पूजा जो, अच्छा पूजा जो है ये गुलाब की इकलौती बहन है, यानी कि पूजा ही है सोनू की पत्नी और सुमेर की बेटी। कह रहे हैं कि ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब बचा गया कुछ नहीं साथियों। पूजा का सोनू से क्या संबंध, यानी कि सोनू क्या कहेगा पूजा को, तो सोनू क्या कहेगा पूजा को, सोनू तो अपनी पत्नी कहेगा। तो पत्नी ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है यहाँ पर साथियों, जैसे 72 से 6 बनाया गया है, जैसे 128 से 8 बनाया गया है, वैसे कौन से नंबर से यानी कि 7 से बनाया जाएगा। तो इनमें क्या साथियों लॉजिक लगा हुआ है, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर साथियों बताना है। देखिए अगर हम यहाँ पर 6 को डबल कर दें, यानी कि 6 डबल नहीं बल्कि स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा साथियों, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और 36 को डबल कर दें, 36 दूना कितने होते हैं, 72 होते हैं, 72 साथियों ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार ये 8 है ना, 8 का स्क्वायर कर दे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 को डबल कर दें तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। 128 कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 49 होता है। और 49 का अगर हम डबल कर दें तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 98 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 98 आ जाना चाहिए। तो 98 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों आपने जी के, उसके बाद साथियों इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग के सवाल देखे, और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं साथियों मैथ के। तो मैथ अगर आपको अच्छी करना है तो इन मैथ के सवालों के जवाब देते रहिएगा। पहला सवाल मैथ का है, कह रहे कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, यानी कि एक घन है, मान लेते हैं साथियों क्या ये घन है, ये 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। क्या साथियों 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु, है ना, का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो शंकु का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि शंकु का आयतन का सूत्र सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये मैं आपको साथियों बता देता हूं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो अब एच की अगर बात करें ना, एच तो यहाँ पर साथियों ये है, एच आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से आर अगर निकाले, अगर इसमें मान लीजिए सर्किल कर दें, तो ये पूरी भुजा कितनी है, 12 है। हमें आर जो होती है वो आधी होती है साथियों। तो ये आधी कितनी हो जाएगी, मेरे हिसाब से साथियों 6 हो जाएगी। तो ये आर 6 आ जाएगा, यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आ गया 6, यानी कि 6 गुणा 6। और एच कितना है साथियों, एच यहाँ पर 12 है, ऊंचाई 12 है। तो इसको कैलकुलेट करिए, 3 कम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। तो 44 गुणा 12 अपने 60, 12 छंग 72 हो जाएगा, 72 आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा साथियों, 7 आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए अगर इससे कट करें, 7 छंग 42, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो लगभग इतना आया। तो 6.2 की गुणा 72 से करिए, है ना। चलिए इसकी गुणा हम लोग कर देते, 2 दूना 4 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 6 दूना 12 हो गया,
और 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 1 आपका 43 हो गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 446 कहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर हम बात करें ना, हमने यहां पर पूरा पूरा नहीं कट किया था, जैसे कि ये जो आपका निकला था 7 छंग आपका 42, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया हमने यहाँ पर, फिर 7 दूना 14, अब 6 बचा है, 6 बचा है ना साथियों, तो पॉइंट लगाए, अब ये 0 बढ़ाएंगे तो 7 7 49, 7 8 56, यानी कि कायदे में 6.28 की गुणा कराना चाहिए थी, है ना 72 से, मैंने 62 की कराई, तो आंसर थोड़ा सा कम हमें मिलेगा, 446 मिलेगा, तो आंसर हमें बढ़ाना, इस जब इसकी गुणा करोगे तो आंसर थोड़ा सा बढ़ के आएगा, है ना। तो 446 से ऊपर हम देखेंगे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगर आप 6.28 की गुणा डायरेक्ट 72 से कराओगे ना तो यही आएगा सेम टू सेम। चलिए खैर अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। मैं सवाल को सही तरीके से लिख देता हूँ, ये सही नहीं है साथियों, 96 - 4 है ना, और उसके बाद ऑफ है, ये ऑफ है साथियों, इसको वो ना समझिएगा, है ना 40 ना समझिएगा, ये ऑफ है। उसके बाद ब्रैकेट 18 - 13 + 4 × 7, इसको कैलकुलेट करना। आपको पता होगा बोर्ड मास का रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 18 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 5 बचेगा, यानी कि 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, ये गुणा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस आपका 96 आ जाएगा, 96 - 4 पंजे 20 हो जाएगा, प्लस आपका 28 हो जाएगा, 96 28 में से 20 जाएगा, 8 बचेगा, तो इसको साथियों घटा लीजिए, कितना आपके सामने आ जाएगा, है ना। अच्छा ये प्लस का आएगा साथियों, बड़े नंबर में लगा हुआ है ना, 28 में से 20 जाएगा तो प्लस का आएगा, तो 98 + 6 कितना, 98 + 8 कितना होता है, 104 होता है। 104 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहा जा रहा है साथियों, इस सवाल को देखिए और आप लोग बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए कहा जा रहा है कि रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं साथियों, इनकम यानी कि आय, आय बराबर क्या होता है साथियों, खर्च, यानी कि आय में से आप खर्च करोगे और या तो उसमें से कुछ बचाओगे, तो दो ही चीजें होती हैं, तो खर्च और बचत का जोड़ जो होता है वही साथियों क्या कहलाया जाता है, आय कहलाया जाता है। तो मान लेते हैं साथियों रेशमा की आय कितनी है, 100 मान लेते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। रेशमा की आय साथियों कितनी है, मान लीजिए साथियों यहाँ पर 100 है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसकी आय में 84% खर्च हो जाते हैं, यानी कि जब इसमें से 84 खर्च हो जाते हैं तो बचत ही तो होगी साथियों, बचत कितनी बचती है, बचत आपकी 16 बचती है, तो बचत अभी हमें पता यहाँ पर चल गई है। उसके बाद कहा जा रहा है यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती, उसकी आय 100 थी, है ना, 30% की वृद्धि होती यानी कि उसकी आय कितनी हो जाती, 130 हो जाती, और बचत में 40% की वृद्धि होती, बचत में 40% की वृद्धि होती, बचत साथियों 16 है, इसमें अगर आप 40% की वृद्धि करोगे तो इसका 140 निकाल लीजिए, 40% की वृद्धि होती, तो कैसे कट करोगे साथियों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब अगर साथियों बात करते हैं इसको 5 से कट करें, 5 3 15 पॉइंट लगेगा, 1 5 दूना 10, 32 की गुणा 7 से करा लीजिए, 32 की गुणा 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 21 और 1 22, यानी कि 22.4 आएगा, यानी कि बचत में जब 40% की वृद्धि की तो 22.4 इनकी बचत हो गई। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। फिर से एक बार समझा दूं सवाल को, देखिए कह रहे रेशमा की आय का 84% खर्च हो जाता है, मान लीजिए आय 100 है, 84% जब खर्च हो जाता है तो बचत कितनी बैठेगी, 16 बैठेगी। उसके बाद कहने कि यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय 100 थी, 30% की वृद्धि हो गई तो 130 हो गई, कहने के बचत जो उसकी थी यानी कि बचत 16 थी, उसमें 40% की वृद्धि हो गई, तो जब बचत में 40% की वृद्धि हमने की तो 22 हो गई, यानी कि 22.5 के आसपास हो गई। तो कहने के उसके खर्च पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपसे पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए
अब आपको साथियों यहाँ पर खर्च निकालने के लिए खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो खर्च पहले देखिए साथियों हुआ आखिर कितना। अब खर्च कैसे निकालोगे, देखिए जब आय बराबर खर्च प्लस बचत हो सकता है तो खर्च बराबर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। खर्च बराबर साथियों क्या हो जा सकता है, आय माइनस बचत, यानी कि आय में से आप जो बचत को घटाओगे ना, आय में से जो बचत होगी साथियों उस इन दोनों का डिफरेंस ही खर्च कहलाएगा। अब आय कितनी है, आय 130 है, 100 से 130 हो गई 130, माइनस बचत की अगर बात करें, बचत में साथियों 16 कितने की वृद्धि हुई थी, 140% की वृद्धि हुई थी, तो 22.4 ये बचत हो गई। इन दोनों को साथियों घटाओ, देखो खर्च आपका कितना निकलेगा। तो इन दोनों को साथियों जब आप घटाओगे तो 107.6 निकलेगा, यानी कि हमें खर्च पता चल गया है अब साथियों, ठीक है ना। चलिए, तो कहने के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, पहले साथियों कितना था खर्च, पहले था 84, है ना। पहले कह नहीं लगे आय का 84% खर्च हो जाता है, तो पहले 84 खर्च था, अब खर्च हो गया है 107। तो खर्च में कितने की वृद्धि हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 107.6 में से 84 को साथियों घटाना पड़ेगा, है ना। 6 आ गया, 3 आ गया, है ना, 2 आ गया, यानी कि 23.6 करके यहाँ पर आया। तो इतनी आपकी वृद्धि निकल कर आई, किसमें साथियों वृद्धि निकल कर आई, खर्च में वृद्धि निकल कर आई, ठीक है ना। पहले इतना था खर्च, अब इतना हो गया है, तो दोनों का डिफरेंस निकाले अगर तो 23.6 निकल कर आया, 23.6। अब इसको ही आपको प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि कह रहे हैं ना प्रतिशत में बताइए, तो नीचे क्या हो जाएगा साथियों, नीचे आपका 84 आ जाएगा, क्योंकि 84 से बढ़कर खर्च 107 हुआ था। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर इसको साथियों कैलकुलेशन हम कैलकुलेट से कर लेते, क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है साथियों, तो 28.1% करके आंसर आएगा। तो मैं कह सकता हूं उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, तो 28.1 करके कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष बाद का मिश्रधन 715 है और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद का मिश्रधन 990 है, तो धनराशि क्या होगी। अगर कभी भी ऐसे दे रखा हो 3 वर्ष बाद का मिश्रधन इतना और अगले 5 वर्ष या 10 वर्ष जितना भी लिखा हो उसका मिश्रधन इतना और धनराशि पूछे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए साथियों 3 वर्ष बाद का मिश्रधन की अगर बात करते हैं ना, कितना है साथियों 715 है, और 5 वर्ष बाद का मिश्रधन कितना है, 5 वर्ष बाद का मिश्रधन कितना है साथियों 990 है। तो अगर हम इसका गैप निकाले साथियों, यानी कि 5 वर्ष और -3 वर्ष, यानी कि कितना, एक तरीके से सॉरी ये 8 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगले 5 वर्ष कहा गया है, ध्यान रखिए अगले 5 वर्ष, यानी कि कुल मिला के 8 वर्ष बाद का मिश्रधन 990 है। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकाले 8 वर्ष -3 वर्ष, तो ये कुल मिला के 5 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का अब आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, है ना। 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, इनको डिफरेंस कर लो, 990 में से 715 घटा दो तो कितना आएगा, 5 7 2 275 हो जाएगा। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 275 आ गया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, 275 की 5 से भाग दो, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 55 रुपए आ गया है ना। तो अब एक काम करिए साथियों, 3 वर्ष का, है ना, 3 वर्ष का आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, तो इसकी गुणा 3 से कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 छंग 3 पंजे 15 और 3 185, यानी कि 1 सेकेंड कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर 55 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 116, 165 आना चाहिए। यानी कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकला है, 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकला है वो कितना निकला है, वो 165 निकला है। धनराशि पूछी जा रही है, तो एक काम करिए, 3 वर्ष का मिश्रधन 715 है, अगर हम इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा देंगे तो हमें धनराशि पता चल जाएगी, मूलधन पता चल जाएगा। तो 715 में से 165 घटा दीजिए, 0 आ गया, 11 में से 6 जाएगा 5, 6 में से 1 5, 550 जो है ना, ये आपकी धनराशि निकल आई है। और 550 कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे 19 संख्याओं का औसत 58 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे जैसे कह रहे हैं ना, वैसे वैसे साथियों करते जाइए। 19 संख्याओं का औसत, क्या 19 संख्याओं का औसत यहाँ पर 58 दे रखा है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 19 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना होगा साथियों, तो आपको 19 की गुणा 58 से करना है। मैंने करा ली है, 1102 आ जाएगा। यानी कि 19 संख्याओं का कुल मिला के योग जो है वो 1102 है। अब कह रहे हैं कि अब 19 संख्या इसमें कह रहे हैं कि प्रथम जो 12 संख्या है ना, प्रथम 12 संख्या, इन प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 है। तो 63.6 आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्रथम 12 संख्याएं इनका कुल मिला के योग कितना होगा, तो 12 की गुणा 63.6 से कर लीजिए, 763 आ जाएगा, 763.2 आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है? ठीक है। अब कह रहे हैं कि अंतिम 8 संख्या, अंतिम 8 संख्या, अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है साथियों? 55 है। अच्छा, 55.1 है, 55.1 है। तो अगर मैं कहूं अंतिम 8 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा, तो 55.1 की गुणा आपको किससे करा लेना है? 8 से करा लेना है। 55.1 की गुणा तो कितना आ जाएगा? 440.8 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो कह रहे हैं कि अगर 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत यहां पर साथियों क्या होगा? देखिए, ये आपका एक आ गया साथियों 763 लगभग, है ना, और ये आपका आ गया 1102, और ये आपका आ गया साथियों 440 कुछ करके। तो आप एक काम करिए, आप इनको और इनको जोड़ लीजिए तो आपको 20 संख्याओं का कुल मिला के योग मालूम पड़ जाएगा। तो इनको हम जोड़ लेते हैं साथियों, है ना, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 763.2 और प्लस करके कितना 440 और 8 आपका हो गया 1204 निकल कर आया। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 20 संख्याओं का, क्या 20 संख्या का कुल मिला के योग जो निकल कर आया है वो साथियों 1204 निकल कर आया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब ये 19 संख्याओं का कुल मिला के योग है, ये 19 संख्याओं का कुल मिला के योग है। 19 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना है? 1102 है। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप घटा लीजिए, 2 आ जाएगा और ये 10, यानी कि 102 यहां पर आ जाएगा, 102। तो ये 12वीं संख्या हो गई, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? कहने कि यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए, यानी कि 102 को निकाल दिया जाए, यानी कि अगर हम बात करें 1102 जो 19 संख्याओं का योग है, इसमें से 102 को घटा दिया जाए तो फिर औसत कितना हो जाएगा? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो 1102 में से 102 को घटाइए जरा, 0001 आ गया, यानी कि यहां पर कितना बच जाएगा साथों? 1000 बच जाएगा। तो अब संख्याएं कितनी बच जाएंगी? 19 संख्या थी ना, एक 12वीं संख्या निकाल दी तो 18 संख्या बच जाएंगी। तो बस आपको साथों यही कराना है, इसको कैलकुलेट कराना है। 12वीं संख्या निकाल दी गई है, अब शेष संख्याओं का औसत आपको मालूम पड़ जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऊपर साथियों 500 आ जाएगा, है ना। इसको हटा दें, क्या करें, हटा दिया मैंने, लीजिए। अब देखिए क्या होता है आगे, 9 आ गया, 9 पंजे 45 हो गया, 5 जाएगा, फिर 9 पंजे 45 हो गया, 5 बचा है, यानी कि 55 सही 5/9 जो होगा ये शेष संख्याओं का औसत होगा। 55 सही 5/9 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।